ईएसएस में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको देखना है और समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। तो बच्चों शंख बज गया है और चतुर्भुज पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला नोट देखो, 3 रेखाखंडों द्वारा बने बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड तुम जानते हो ना। पहले तो ये तुम जान लो कि रेखा किसे कहते हैं। इधर देखो, ये रेखा है जिसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके, जिसका कोई न प्रारंभ बिंदु हो न ही अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? रेखा। और इसी रेखा का कोई टुकड़ा ले लो, खंड ले लो, इसी रेखा क्या ले लो, कोई खंड ले लो, तो ये इसको क्या कहेंगे? रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड की क्या खास बात है बच्चों? इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं। इसका प्रारंभ बिंदु भी निश्चित होता है और इसका अंत बिंदु भी क्या होता है? निश्चित। देखो, प्रारंभ बिंदु भी है और अंत बिंदु है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई, लेकिन रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अब एक होता है रेखाखंड हो गया। अब एक होता है किरण। क्या होता है? किरण। किरण में एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। किरण भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा यही निश्चित नहीं है। सूर्य की किरण एक बिंदु से आती है, एक बिंदु निश्चित, लेकिन कहाँ तक जाएगी अगला बिंदु जो है वो अनिश्चित होता है। तो रेखा में दोनों न प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है ना अंतिम बिंदु। रेखाखंड में दोनों निश्चित होते हैं और रेखा किरण में एक बिंदु निश्चित होता है। तो एक बिंदु जिसका निश्चित वो किरण, 2 बिंदु जिसका निश्चित वह रेखाखंड, और जिसका कोई बिंदु निश्चित नहीं वो रेखा हो गई। ठीक है, तो रेखाखंड में दोनों बिंदु निश्चित, किरण में एक बिंदु निश्चित और रेखा में कोई बिंदु निश्चित नहीं, न प्रारंभ न अंतिम। तो बच्चों त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? चित्र बना रहे हैं बच्चों, जरा देखो, ये एक लाइन खींचा, तो बताओ ये क्या है? रेखा है, रेखाखंड है या किरण है? रेखाखंड है, क्योंकि दोनों बिंदु निश्चित है। अब एक और खींच रहे हैं हम, बताओ ये क्या है? रेखा है, रेखाखंड है, किरण है, रेखाखंड है। अब एक और खींच रहे हैं, ये क्या है? यानी 3 रेखाखंडों, 1 2 और 3 रेखाखंडों द्वारा बने बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। ABC। बहुभुज नहीं कहना चाहते हो तो ये कह दो बने आकृति को। क्या कह दो? आकृति को। 3 रेखाखंड द्वारा बने, 3 रेखाखंड द्वारा बने। अब बंद आकृति कह दो। एक और खास बात जोड़ दो, क्या? बंद आकृति, खुला नहीं। 3 रेखाखंड द्वारा बने बंद आकृति को, कैसी आकृति को? बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सही है ना, कोई दिक्कत? अब आ जाओ बच्चों, चतुर्भुज कैसे है? जैसे त्रिभुज वैसे चतुर्भुज। 4 रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज में 3, त्रि से 3, त्रिशूल 3 निकला रहता है ना, त्रिशूल 3 ठो शूल निकला रहता है, इसलिए त्रिशूल। यहाँ 3 रेखाखंड है इसलिए त्रिभुज। और जब 4 रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चलो तुम कोई भी आकृति बनाओ 4 रेखाखंड से, इधर ऐसे 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 ऐसे, बन गया ना 4 रेखाखंड। कोई भी बना दो आकृति, कोई भी आकृति। तुम लोग पतंग उड़ाते हो ना बच्चों, तो देखो 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड। 4 रेखाखंड से घिरी आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, बंद आकृति को। तो पतंग भी क्या है? चतुर्भुज है। पतंग की आकृति भी क्या है? चतुर्भुज है। घर में जो फर्श है वो भी 4 रेखाखंड से घिरी आकृति है, तो वो भी चतुर्भुज है। तो ये हो गया चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है? तुम पाठ का नाम चतुर्भुज है, तो तुम लोगों ने ये जान लिया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। कोई पूछे चतुर्भुज किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? 4 रेखाखंड से बंद घिरी हुई आकृति या बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंड से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। आसान है। अब बच्चों आ जाते हैं चतुर्भुज ABCD के बारे में कुछ खास बातें। इसको तुम लोग लिख लेना आसानी से और सिर्फ समझो, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, समझते चलो। और बस एक बार दोहरा लो और एक बार उसको लिख लो और एक बार अपने कॉपी पे उसको पढ़ लो। हमने पढ़ाया
उसके बाद एक बार तुम ये पूरा रिपीट करके कॉपी पे लिख लो और दूसरी बार अपने कॉपी से फिर से पढ़ लो, हो गया तैयार। चतुर्भुज ABCD, ये क्या है? ये चतुर्भुज ABCD है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी बड़ी चीज बताएंगे और छोटी छोटी आसान तरीकों से। ये चतुर्भुज क्या है? ABCD है चतुर्भुज की नहीं? क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि 4 रेखाखंड से घिरी आकृति है। क्या है? 4 रेखाखंड से घिरी आकृति है। बच्चों चतुर्भुज ABCD के बारे में आज जानेंगे। चतुर्भुज ABCD में जैसे बच्चों अपने शरीर के बारे में हम जानते हैं, ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, ये दांत है, ये होठ है, ये सर, ये माथा है, ये बाल है। वैसे चतुर्भुज में जानेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है ना। हमको कोई दिन बताया नहीं आँख है ना, तो जानते हैं आँख है ना, क्या जानते हैं हम। तो अब देखो 4 भुजाएं, पहला चीज क्या जानेंगे बच्चों? 4 भुजाएं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तुम कहोगे हम कैसे मालूम चला आपको? तो देखो पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CD और चौथी भुजा DA। तो कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं। तो नाम बताओ। AB, दूसरा बोलो BC, CD, DA। 4 भुजा हो गई। जब अंतिम वाला लिखते हैं ना तो वहां पे लिख देते हैं और DA। हाँ, अंतिम में बाकी समय कॉमा कॉमा, लास्ट में और DA। हाँ, मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, लास्ट में और लग जाता है ना। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, 4 शीर्ष हैं 4 क्या है? शीर्ष। अब तुम कहोगे शीर्ष कहाँ से 4 हो गए? शीर्ष मतलब सर, शीर्ष मतलब पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष और चौथा शीर्ष। ये निकला है ना कोने जैसा, देखो ऐसे देखो बच्चों, दिखा सिर, पहला A, उसका सिर यहाँ है ना, ऐसे चारों बना देंगे भी, चारों बना देंगे भी। इसका शीर्ष दिख रहा है ना बच्चों, शीर्ष, सिर, इसका भी शीर्ष दिख रहा है ना, C, और इसका भी शीर्ष दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? दिख गया। तो इसका शीर्ष क्या है बोलो? शीर्ष कौन है? A, फिर B, फिर C और D। ये शीर्ष हो गया। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था, ये तो तुम्हें केवल समझाने के लिए बताया था। बच्चे जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, तो ये समझाने के लिए बताया था। ठीक है। अब बच्चों ये 2 चीज जान गए, चतुर्भुज क्या जान गए? भुजाएं जान गए, शीर्ष जान गए। तीसरी बात चतुर्भुज ढूंढते हैं, 4 कोण। कितना कोण? 4 कोण। देखो 2 रेखाखंडों से कोण बना है, एक ये कोण बना, इस कोण का नाम क्या रखें? A, कोण A। अब बच्चों ये भी क्या है? कोण B। अब बच्चों ये क्या है? कोण C और कोण D। तो चतुर्भुज कितने कोण हो गए? 4 कोण भी हो गए। चतुर्भुज में 4 चतुर्भुज मतलब 4, और कितनी भुजाएं हो गई? 4। कितनी शीर्ष हो गए? 4। कितने कोण हो गए? 4 ना। भुजा शीर्ष कोण, भुजा शीर्ष कोण। अब बात करेंगे बच्चों कि समलग्न भुजा। क्या बात करेंगे? ध्यान समझना, समलग्न भुजाएं, समलग्न भुजाएं जानना है हमको। ये बड़ी समलग्न भुजाएं मतलब क्या मालूम है? जरा बच्चों देखो AB कहाँ गया? AB देखो, AB देखा, AB यहाँ है ना। AB के साथ एक भुजा और है, क्या? AB के साथ AD है। AB के साथ क्या है? AD। AB और AD सटी हुई भुजाएं है ना। AB और AD कनेक्शन है ना, है कि नहीं कनेक्शन? दोनों का कनेक्शन है। तो AB और AD पास की भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? परस्पर लगे हैं। अब चलो तुम कहोगे BC के साथ कौन लगा है? CD। BC के साथ कौन लगा है? BC के साथ कौन भुजा लगा है? CD। BC के साथ कौन लगा है? CD। अब CD के साथ कौन लगा है? देखो DA। CD के साथ कौन लगा है? D। तो बच्चों ये परस्पर लगी हुई भुजाएं हैं। कैसी हैं? परस्पर मतलब एक दूसरे के पास लगी हुई है, परस्पर लगी है। क्या है? परस्पर लगी हैं या लगे हैं। कैसे हैं? परस्पर लगे हैं, पास में लगे हैं, है कि नहीं है? इन्हीं भुजाओं को समलग्न भुजा कहते हैं। तो AB और AD कैसी भुजाएं हैं? AB और AD कैसी है? समलग्न। तुम कहोगे सर AB और BC वो भी समलग्न है क्योंकि ये भी लगी हैं,
ना। ए बी और ए बी के साथ दो लगी हैं, ए बी के साथ ए डी भी लगा है और ए बी के साथ बी सी भी लगा है। तो ए बी और ए डी भी संलग्न है और ए बी और बी सी भी संलग्न है। तो बच्चों ए बी के साथ कौन कौन है? ए बी के साथ एक बार ए डी, फिर बच्चों ए बी के साथ बोलो, ए बी के साथ बोलो फिर से बच्चों, ए बी के साथ ए डी तो हो गया ना। अगला बोलो ए बी के साथ बी सी भी लगा हुआ है, ए बी के साथ बी सी। अब बोलो बी सी के साथ कौन लगा है बच्चों? सी डी। बी सी के साथ सी डी लगा ही है, देख रहे हो ना। और बी सी के साथ कौन लगा है? बी सी के साथ, बी सी के साथ और कौन लगा है? बी सी। पागल हो क्या? बी सी के साथ कौन लगा है? सी डी लगा है। और बी सी के साथ कौन लगा है? ए बी। वो तो लिख चुके हैं, बी सी के साथ ए बी लिख चुके हैं ना। तो बी सी के साथ सी डी हो गया। अब आओ सी डी के साथ कौन लगा है? सी डी के साथ देख बताओ कौन भुजा लगी है सब परस्पर? सी डी के साथ डी ए लगा है, तो लिख लिए ना। और सी डी के साथ कुछ लगा है क्या? हाँ, सी डी के साथ बी सी भी लगा है, सी डी के साथ ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं। बात समझ आ गया नहीं समझ आ गया? तो ये कैसी भुजाएं हैं? परस्पर, परस्पर लगी हुई भुजा है, परस्पर लगे भुजा, परस्पर लगे भुजाएं हैं ये। सही है कि नहीं सही है? और ऐसी भुजाओं को कैसे क्या कहते हैं? समलग्न भुजाएं। क्या कहते हैं? समलग्न भुजाएं। कोई कहे चतुर्भुज में समलग्न भुजाएं कौन होती हैं? कोई तुमसे पूछ ले क्या ए बी और बी सी समलग्न भुजाएं हैं, तो तुम कहोगे हाँ। लेकिन कोई पूछे क्या ए बी और सी डी समलग्न भुजा है, कहोगे ना। ए बी के साथ लगा हुआ सी डी नहीं है। ए बी के साथ कौन लगा है? कौन सटा हुआ है? बी सी सटा हुआ है, ये देखो बी से। और ए बी के साथ ए डी सटा हुआ है ए से ना। तो समलग्न भुजाएं यानी परस्पर लगी हुई भुजाएं, परस्पर सटी हुई भुजाएं। कोई कह दे कि चार समलग्न भुजाओं का नाम लिखो, ये और ये और ये और ये और ये, हो गया। ये चारों लिख दिए यहाँ पर। तो समलग्न भुजाएं तुम लोग समझ गए नहीं समझ गए? चलो अब बात करते हैं बच्चों कि इन्होंने कहा है कि एक आसन्न कोण, क्या कहा है? आसन्न कोण। तो ये चार बातें समझ में आ गई। यहाँ में चार समलग्न भुजाएं हैं, चार, 1 2 3 और 4 समलग्न भुजाएं चतुर्भुज में, 4 कोण, 4 शीर्ष, 4 भुजा और 4 समलग्न भुजाएं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? इसको रोक कर स्क्रीन लिख लेना अच्छे से बनाकर। अब पचवे की बात कर ले हम, पचवे की बात करेंगे हम। देखो इंपॉर्टेंट क्या है पचवे में, चतुर्भुज में पांचवा बात कर रहे हैं। आसन्न भुजाएं। कैसी भुजाएं? आसन्न भुजाएं। अब लग रहा है कैसा आसन्न भुजाएं हैं? आसन्न भुजाएं किसको कहते हैं? तो ध्यान देखो, कोण, अब इसमें आसन्न कोण है कि आसन्न भुजाएं पहले? तो ऐसे में आसन्न कोण, आसन्न कोण है, आसन्न भुजाएं नहीं है। आसन्न कोण कैसा है? आसन्न कोण। आसन्न कोण कहो या इसका एक और नाम है समलग्न कोण। क्या नाम है? समलग्न कोण। समलग्न कोण। बच्चों एक बार समलग्न भुजाएं, समलग्न कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समलग्न कोण। ध्यान समझना समलग्न कोण क्या है। कोण, कोण सी और कोण डी। देखो कोण सी और कोण सी तथा कोण डी, इन दोनों कोणों में कोण सी की बात करते हो तो बच्चों ये ऐसी दो भुजा से आता है। कोण सी किस भुजा से बना है? डी सी और सी बी। कोण सी किस भुजा से बना है? डी सी और सी बी। कोण डी किस भुजा से बना है? सी डी और डी ए। और दोनों में एक भुजा कॉमन है। जब कोण सी कहते हैं तब भी सी डी आता है, और जब कोण डी कहते हैं तो भी सी डी आता है। सी डी भुजा दोनों में आता है। कोण सी में देखो आया नहीं? सी डी आया कि नहीं आया? अब कोण डी में देखो सी डी आया कि नहीं आया? तो सी डी दोनों उभयनिष्ठ है। तो कोण सी तथा डी में भुजा सी डी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब बच्चों कॉमन। क्या है? कॉमन है। बात समझ आया नहीं समझ आया? इसलिए अगर किन्हीं दो कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ है तो वो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। अगर कोई दो कोण ऐसा बोल रहे हो जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, हमने इस कोण की बात किया ये उभयनिष्ठ था, ये इस कोण की बात किया और इस कोण की बात किया, ये दोनों में आया, तो ये क्या हो गया? इसलिए सी और डी क्या है? आसन्न कोण है। इसलिए कोण सी तथा कोण डी आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण या समलग्न कोण। आसन्न कोण है। बात समझ आया नहीं समझ में आया?
आसन कोण है। अब चलो तुम कह सकते हो सर कोण डी और कोण ए की बात कर लीजिए, या कोण ए और कोण बी की बात कर लीजिए। अब बताओ ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, कोण ए तथा कोण बी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? भुजा कोण ए बोल रहे हो तो कौन आ रहा है? ये आया ना, ये कोण ए है। और कोण बी कह रहे हो तो ये कौन उभयनिष्ठ है? ए बी। जब हमने कोण ए कहा तो ये देखो ऐसे आया, ये बी ए डी कोण ए। कोण ए कैसे बना है? इससे भी इस भुजा से भी बना है और इस भुजा से भी बना है। बना नहीं बना है कोण ए? और कोण बी किससे बना है? इससे भी बना है और इससे बना है। लेकिन कोण ए में भी ये भुजा आ रही है और कोण में बी भी ये भुजा आ रही है, तो ये भुजा तो दोनों में आ रही है। जब कोण ए कहा तब भी आया ये भुजा, और जब कोण बी कहा तब भी आया ये भुजा। तो कोण ए और कोण बी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? बोलो, भुजा ए बी उभयनिष्ठ है। भुजा ए बी उभयनिष्ठ है। तो अगर किसी दो कोणों में कोई भुजा उभयनिष्ठ हो जा रहा है, दो कोणों में अगर कोई भुजा उभयनिष्ठ हो जा रहा है, तो वो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे या संलग्न कोण कहलाएंगे। इसलिए कोण सी, कोण ए तथा बोलो कोण बी कैसे कोण हैं? आसन्न कोण या संलग्न कोण है। तो हम आसन्न लिख रहे हैं, आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, क्योंकि एक अपना आसन छोड़ ही नहीं रहा है। आसन्न कोण है क्योंकि एक अपना आसन, एक का आसन दोनों में है। ए बी का आसन इसमें भी कोण में है, ए बी का आसन उस कोण में भी है, इसलिए दोनों कोण कैसे कोण हो गए? आसन्न कोण हो गए। अब बच्चों, अच्छा तुमसे ये पूछे बच्चों, ध्यान दो, कोण ए ये तो हो गया, ऐसे ही ये दोनों आसन्न कोण है। क्यों? इस कोण में और इस कोण में, कोण ए और डी में बताओ कौन उभयनिष्ठ है? देख बताओ, कोण ए और डी में, कोण ए तथा कोण डी में कौन उभयनिष्ठ भुजा है? एडी है। कोण ए में ये भुजा आ रहा है और ये भुजा आ रहा है, सही है कि नहीं सही है? कोण डी में ये भुजा आ रहा है और ये भुजा आ रहा है, तो कौन भुजा दोनों कोणों में आ रहा है? एडी। तो कोण ए तथा कोण डी में एडी, भुजा एडी क्या है? उभयनिष्ठ है। भुजा एडी क्या है? भुजा एडी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए बोलो क्या? इसलिए कोण ए तथा कोण डी आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण। यानी आसन्न कोण कोई एक नहीं होता, दो कोण होता है, आसन्न कोण है। और दो कोण तब आसन्न होंगे जब उन कोणों में एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। दो कोण आसन्न कब होंगे? जब उन दोनों कोणों में एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। उनमें एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों में एक कौन भुजा उभयनिष्ठ है? एडी। इन दोनों कोणों में एक कौन भुजा उभयनिष्ठ है? एडी। अब बताओ बच्चों, जरा लास्ट देखो, जरा इसमें इस चित्र का लास्ट देखो, कोण बी तथा कोण सी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? कोण बी ये भुजा और ये भुजा, कोण बी ये भुजा और ये भुजा, और कोण सी में ये भुजा और ये भुजा, कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? बीसी। बीसी कोण बी में भी है और बीसी भुजा कोण सी में भी है। कोण बी तथा कोण सी में भुजा बीसी क्या है? भुजा बीसी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अतः इसलिए बोलो क्या लिख दें? कोण बी तथा कोण सी आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। बात समझ में आ गया? आसन्न कोण के बारे में बात हो गई। इतने ही आसन्न कोण। कितने आसन्न कोण आए? 4। 1 2 3 4। 4 जोड़ा कोण आसन्न कोण बन रहा है। 4 जोड़ा कोण क्या बन रहा है? आसन्न कोण। अब बच्चों कोण ए तथा कोण सी के बारे में देखो। कोण ए में बताओ कौन सा भुजा आ रहा है? बताओ। ए बी आया? ए बी आया और ए डी आया? आया कि नहीं आया? और कोण सी में? कोण सी बताओ। बी सी आया? और क्या कोई उभयनिष्ठ भुजा है? उसमें ए बी ए डी है, इसमें बी सी सी डी है। सब अलग अलग है, अलग अलग है ना। कोई उभयनिष्ठ है क्या? कोई दोनों में आया? ए बी आया इसमें नहीं, ए डी आया इसमें नहीं, बी सी आया इसमें नहीं, सी डी आया इसमें नहीं। तो इसका मतलब कोण ए और कोण सी आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है।
तो इसलिए हम किस कोण को आसन्न कोण कहे थे बताओ? कोण बी और कोण सी आसन्न कोण है ना। देखो बी कैसे आया बताओ? बी कैसे आया, किस भुजा से आया? बी ए बी से आया और बी सी से आया। अब बताओ सी कैसे आया? कोण सी कैसे आया? बी सी से आया और सी डी से आया। ये देखो दोनों में है उभयनिष्ठ, इसलिए वो क्या हो गया? आसन्न कोण हो गया। क्या हो गया? आसन्न, यानी बी सी भुजा दोनों में आ गया, उभयनिष्ठ हो गया। एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोणों में ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा क्या हो जाए? उभयनिष्ठ हो जाए, यानी दोनों में हो जाए, उसे क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। कहीं जाना चाहते हो क्या तुम? बैठे रहो तब। तो आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, इसको लिख लिए, इसको एक बार कॉपी में लिखो और फिर एक बार कॉपी से पढ़ो। न समझ में आए तो फिर एक बार वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। अब बच्चों सम्मुख भुजा, कैसी भुजा? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा। अच्छा ए बी के सामने की भुजा बताओ, ए बी के सामने भुजा बताओ। सी डी, सी डी सम्मुख भुजा हो गया ना। चलो बी सी के सामने भुजा बताओ। बी सी के सामने कौन है? बी सी के सामने कौन है? ए डी। तो सम्मुख भुजाएं हो गई ना। ए बी के सामने, ए बी के सम्मुख सी डी, बी सी के सम्मुख ए डी, सामने की भुजा। तो सही क्या हो गए? सम्मुख भुजा हो गई। क्या हो गई? सम्मुख भुजा। इसी तरह बच्चों सम्मुख कोण, कैसा कोण? सम्मुख कोण, सामने का कोण। कोण ए के सामने का कोण बताओ। कोण ए के सामने का कोण सी, कोण सी। कोण ए के सामने कोण कौन है? कोण ए के सामने कोण सी, कोण ए के सामने कोण सी, एंड कोण ए के सामने कोण सी, और कोण बी के सामने कौन कोण है? डी। तो कोण बी के सामने कोण क्या हो गया? कोण डी। तो ये दोनों कोण ए और कोण सी कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। कोण ए और कोण सी कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। कोण बी और कोण डी कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। ठीक है, दोनों सम्मुख कोण हो गए। अब देखो विकर्ण, अब क्या बात करेंगे? विकर्ण, 8वां नंबर। एक चतुर्भुज में कितनी बातें, जैसे एक शरीर में कितने अंग होते हैं, एक चतुर्भुज कितनी बातें आ रही है। विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं बच्चों? देखो सम्मुख कोणों को मिलाने वाली, सम्मुख कोणों या सम्मुख शीर्ष, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दो तो ये विकर्ण हो गया। विकर्ण बताओ कौन है? ए सी। तुम कहो सर इस शीर्ष को उस शीर्ष से मिला दीजिए, इस शीर्ष को उस शीर्ष से क्या करें? मिला दे। तो दूसरा विकर्ण कौन हो गया? बी डी या डी बी। बी डी कहो या डी बी कहो, बात एक ही है। बी डी कहो तो यही रेखा, यही रेखाखंड, और डी बी कहो तो भी यही रेखाखंड। तो कितने विकर्ण होते हैं बच्चों? दो, दो विकर्ण होते। कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते। कैसे मिलाएं? सम्मुख शीर्ष को मिला दिया। कैसे मिलाएं? सम्मुख शीर्ष। इसके सम्मुख शीर्ष कौन? ये। तो विकर्ण कहाँ से आ रहे हैं बच्चों बताओ? सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर, सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर, सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर विकर्ण मिलता है। क्या मिलता है? विकर्ण मिलता है। ठीक है, विकर्ण मिलता है। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाएं तो क्या मिल गया बच्चों? विकर्ण मिल गया। बात समझ में आ गया? 8 बातें हम लोगों ने इसमें चतुर्भुज में अभी पढ़ा है। कितनी बातें पढ़ा है? 8 बातें। अब बच्चों बात करेंगे, एक नया चतुर्भुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक नया चतुर्भुज बनाएंगे। यही चतुर्भुज है, लेकिन देखो इसमें क्या खास बात है। या नहीं बनाना चाहते हो नया, इसको लिख लेना। नहीं बनाना चाहते हो नया तो इसी में देख लेते हैं, कहीं नहीं जाना है, बैठ पढ़ो। तो ये हो गया यहाँ पर। अब ये तो चतुर्भुज है कि नहीं है? कट गया है, लड़बिड़ गया, एक्सीडेंट टाइप लग रहा है। यही चतुर्भुज बात कर लें। किसकी बात कर लें? यही चतुर्भुज की बात कर लें। चलो बच्चों, अंतःकोण कितनी बातें हुई थी? 9वां बात देखो, अंतःकोण। अंतःकोण से क्या लग रहा है? अंदर का कोण, अंदर कोण। ये कोण क्या है? अंदर है। कहाँ है? अंदर है। ये कोण कहाँ है? अंदर है। ये कोण कहाँ है? अंदर है। ये कोण कहाँ है? अंदर है। तो कितने अंतःकोण हो गए बताओ बच्चों? तो कोण, इस बी वाले कोण का नाम बताओ। कोण बी ए डी। बी ए जो आएगा बीच में वही होगा कोण।
बी ए डी ए, इसको अब देखो बी ए डी किस भुजा से बना है, बी ए और ए डी, ध्यान देख लो, कोण एक किससे बना है, बी ए और भुजा बी ए और भुजा ए डी से बना है कोण ए, देख रहे हो ना। तो इसलिए बी ए डी, जो जिस कोण की बात करो बीच में आना चाहिए। चलो कोण बी की बात करो, कोण ए बी सी, ए बी और बी सी से बना है कोण, ए बी और बी सी से कोण बी बना है, तो कोण ए बी सी ये भी अंदर है ना। अब आ जाओ इसकी बात करो, इसकी सी की, बी सी, कोण बी सी डी, बी सी और सी डी से बना है, बी सी और सी डी से बना है कोण सी आए बीच में, जिस कोण की बात करो कोण बीच में होना चाहिए। कोई कह दे सर इसको हम ऐसे लिख दे तो डी ए बी लिख दे, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, डी ए बी कहो चाहे बी ए डी कहो, ए आएगा बीच में, बात होगी कोण ए की। चाहे बी ए डी कहो चाहे डी ए बी कहो, बात है कोण ए की ही, भुजा नहीं बदल जाएगा। यहाँ भुजा बी ए है, यहाँ भी भुजा बी ए है, यहाँ भी भुजा ए डी है, यहाँ भी भुजा ए डी है, डी ए डी बात एक ही है ना, डी ओ ए डी बात एक ही है, तो कह सकते हो, इसको लिख सकते हो या करके। चलो एक कोण और बचाइए, क्या लिखें, कोई कहेगा सी डी ए तो कोई कहेगा ए डी सी, दोनों सही है, आएगा बीच में डी ए, आएगा बीच में डी ए, तो कोण सी डी ए, कोई इसको भी तुम इसको तुम या क्या लिख सकते बताओ जरा, इसको उलट दो, कोण डी ए बी, बात वही है, इसको बच्चों उलट दो, या कोण सी बी ए, अभी बी बीच में है, इसको बच्चों उलट दो, या कोण डी सी बी, बात एक ही है, इसको बच्चों उलट दो, या कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, ये सब वही चीज है, वही भुजा है, बी ए डी ए डी वही भुजा, नहीं बदलेगा। तो ये अंदर अंतः कोण है, क्योंकि ये अंदर के कोण है। कैसे कोण है, ये अंदर के कोण है, इसलिए क्या है, अंतः कोण है। ठीक है बच्चों, अंतः कोण हो गया। अब 10वीं बात पे आते हैं हम लोग, बाह्य कोण। बच्चों बाह्य कोण, बाहर के कोण। अब तुम कहोगे बाहर के कोण तो दिखे नहीं रहा सर हमको, तो बच्चों बाहर के कोण कैसे बने, देखो जरा, डीसी को ये वाली भुजा बढ़ाना पड़ेगा, भुजा बढ़ाना पड़ेगा तो बाहर कोण दिखेगा। देखो डीसी को बढ़ाओ, बढ़ा दिया ना, ए बी सी डी ई तक बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, ई तक, तो बाहर कोण बन गया नहीं बन गया, अब बाहर कोण बन गया नहीं बन गया। तो डीसी को ई तक बढ़ाने पर, ई तक बढ़ाने पर बाह्य कोण क्या बना बोलो, बाह्य कोण क्या बना बोलो बच्चों, अगर सी बोलोगे तो ये वाला सी, अंदर वाला सी, सतर्क हो जाओ, सी बोल नहीं काम चला सकते। अब बोलो बी सी ई, बाहर वाला कोण, कौन सा कोण बना, ये वाला बना ना, बी सी ई, बाहर वाला कोण बना नहीं बना, कैसा कोण बना, बाह्य कोण बी सी ई बन गया। अब कोई कहे हम इसको इधर बढ़ाएंगे, हम बाह्य कोण बनाएंगे, बढ़ाओ जिसको जहां बढ़ाना हो, कोई इसको इधर बढ़ाएगा ऐसे एफ तक, तो बाह्य कोण कौन बना, ए बी एफ। तो किसको बढ़ाए हैं, सी बी को एफ तक बढ़ाने पर, सी बी को एफ तक बढ़ाने पर बाह्य कोण कितना बना बच्चों, ए बी एफ। चलो बच्चों ये बी एफ है। अब तुम बताओ, तुम भी कुछ बढ़ाना चाहते हो, कोई कहेगा ना हम भी बढ़ाएंगे, हम इसको बढ़ाएंगे इधर तक, कि कोई कहेगा हम इसको बढ़ाएंगे इधर तक, लो एफ के बाद जी। अब बाह्य कोण क्या बना, यानी किसको बढ़ाए हैं, बी ए को बढ़ाएं कहां तक, जी तक। तो देखो बी ए को जी तक बढ़ाने पर बाह्य कोण बराबर, आ जाओ, डी ए जी, कोण डी ए जी। इसी तरीके से और भी बढ़ा सकते हो। अब कोई कहेगा हम इसको बढ़ाएंगे इधर बाहर तक, ये डी था ना, यहां बढ़ाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। किसको बढ़ा रहे हैं बच्चों, ए डी को कहां बढ़ाने तक, एच तक बढ़ाने पर बाह्य कोण बराबर, बोलो ये कोण बना है बाह्य कोण, क्या बोले, सी डी एच, कोण सी डी एच। बच्चों अब कोई कह देगा हम इसको इधर बढ़ाएंगे, किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, और ये बाह्य कोण इधर बनेगा। ठीक है, एच के बाद ई एफ जी एच आई, तो किसको बढ़ाया, बीसी को आई तक बढ़ाया, तो ये बाह्य कोण, बीसी को
BC को कहाँ तक, I तक बढ़ाने पर बाह्य कोण मान बताओ बच्चों। ये कोण बना है DCI, DC कोण DCI बाह्य बढ़ाने पर, ठीक है ना। ऐसे बच्चों सब बढ़ा सकते हो। ऐसे फिर एक कोण दूरी बढ़ेगा ना, एक बढ़ चुका दूसरा इधर बढ़ेगा, एक बढ़ चुका दूसरा उधर बढ़ेगा, एक बढ़ चुका दूसरा इधर बढ़ेगा। इधर वाला बढ़ चुका है, अब इधर वाला बढ़ेगा। इधर वाला बढ़ चुका है, अब इधर वाला बढ़ेगा। इधर वाला बढ़ चुका है, अब इधर वाला बढ़ेगा। हर कोण दूर दूर बढ़ेगा, तो तुम उसको बढ़ाकर भी बाह्य कोण लिख सकते हो। बात समझ आया नहीं तुम्हें? बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क में है, इसको ऐसे लिख लेना। बाह्य कोण समझ में आ गया? तो हम केवल 4 ठो बता रहे हैं बाह्य कोण, और बाकी बाह्य कोण नहीं बता रहे हैं। 4 ठो बता दिए केवल बाह्य कोण। एक कोने में एक बढ़ा दिए। तुम दो ये वाला बढ़ चुका है, तुम ये बढ़ा के लिख लेना। ये वाला बढ़ चुका है, तुम ये बढ़ा के लिख लेना। ये वाला बढ़ चुका है, तुम ये बढ़ा के लिख लेना। ये वाला बढ़ चुका है, तुम ये बढ़ा के लिख लेना। बाह्य कोण समझ गए ना? अंतः कोण अंदर वाला और बाह्य कोण बाहर वाला। बाह्य कोण बाहर वाला। तो बच्चों इस तरह से बाह्य कोण भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ ठीक है, जाओ। ये बाह्य कोण हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। SR को T तक बढ़ाने पर तो QRT, Q कहाँ गया RT बाह्य कोण। ऐसे बहुत सारे बाह्य कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो हो गया बाह्य कोण। अब चलो 11वां अंतः भाग। कैसा आ गया? अंतः भाग। अब देखो बच्चों, लिख लिए होंगे इसको अब तक। अब अंतः भाग की बात करेंगे। 11वां बात, अंतः भाग। देखो बच्चों, अंतः भाग क्या होता है? हम रंग दे रहे हैं अंतः भाग को। चतुर्भुज के अंतः भाग को रंग दे रहे हैं ना। चतुर्भुज के अंतः भाग क्या कर दे रहे हैं? रंग दे रहे हैं। देखो रंग दे रहे हैं। जब भी अंतः भाग रंगेंगे, देखो तुम बताना अंतः भाग रंग रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। अंतः भाग रंग रहे हैं हम, अंदर के भाग को रख दिया, अंतः भाग रंग दिया। अब बिंदु G, बिंदु H, ये अंतः भाग में है कि बाहर भाग में है? ये अंतः भाग में है। तो अंतः भाग के जो बिंदु होते हैं उन्हें कहते हैं अंतः बिंदु। क्या कहते हैं? अंतः भाग में जो बिंदु होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अंतः बिंदु। तो अंतः बिंदु बच्चों कौन है? बोलो G और H। अब बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु क्या होगा? बाह्य बिंदु क्या होगा इसकी बात करेंगे हम। तो देखो जो बाहर बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे? बाह्य बिंदु कहेंगे। यहाँ पे क्या है? A, B, C, D। अब मान लो यहाँ पे I है। क्या है? I है। मान लो यहाँ पे J है। क्या है? J है। तो वो तो I और J बाहर है कि अंदर है? बाहर है। इन बिंदु I और J को क्या कहेंगे बच्चों? बाह्य बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य बिंदु। ये I और J क्या है? बाह्य बिंदु है। कोई दिक्कत? बाह्य बिंदु है। अब चतुर्भुज में ये 12 बातें आ गई। कितनी बातें आ गई? एक छोटा सा चतुर्भुज और 12 बातें वहां पर आ गई। एक छोटा सा चतुर्भुज और कितनी बातें आ गई? 12 बातें आ गई। तो सारी 12 बातें समझ में आ गई चतुर्भुज में। क्या क्या बातें 12 बातें पढ़ा था? बता धड़ाधड़ देखो। पहला बातें क्या पढ़ा था? 4 भुजाएं दिख रहा है, 4 शीर्ष दिख रहा है, 4 कोण दिख रहा है, समलग्न भुजाएं दिख रहा है, समलग्न भुजाएं दिख रहा है, और आसन्न कोण ए और ए बी, और एक कोण ए और कोण बी, आसन्न कोण एक भुजा जिसमें उभयनिष्ठ हो। आसन्न कोण बता दिया। सम्मुख भुजा दिख रहा है, सम्मुख कोण दिख रहा है, विकर्ण सम्मुख शीर्ष को मिला दो दिख रहा है, 2 विकर्ण। अंतः कोण, अंतः कोण अंदर के कोण, अंदर कोण, अंतः कोण। बाह्य कोण किसी एक को बढ़ा के दिखा दो, किसी एक को बढ़ा के दिखा दो, किसी एक को बढ़ा के दिखा दो। बाह्य कोण हो गया। अब बताओ बच्चों, अंतः भाग ये रंगा हुआ भाग, अंतः बिंदु अंदर वाले बिंदु, बाह्य भाग बाहर वाला भाग, बाह्यतम बिंदु बाहर वाला बिंदु। इतनी बातें बताए हैं, 12 बातें बताए हैं। क्या बताए हैं? 12 बातें बताए हैं। अब अगली बात बताएंगे, अगली बात बताएंगे। रोको जरा, पॉज करो। तो क्या कह रहे थे कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चतुर्भुज बारे में सारी बातें जान गए। अब देखो बच्चों, चतुर्भुज तो 4 भुजा से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा होता है?
चार भुजा से, चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। लेकिन एक खास बात जान लो, चार भुजा से बंद की गई आकृति में हम शरारत करेंगे। क्या करेंगे? कहाँ शरारत करेंगे? चार भुजा से बंद आकृति में क्या करेंगे? शरारत करेंगे। और शरारत दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो भुजा बदलो, भुजा का नाप छोटा बड़ा करो, या तो कोण का नाप छोटा बड़ा करो। अगर तुमको इस चतुर्भुज में शरारत करनी हो तो शरारत कितने तरीके से कर सकते हो? भैया ये लो भुजा छोटा कर दिए, नया शरारत। हाँ, आओ शरारत करनी हो तो ये ऐसे जा रहा था और ये जा रहा था, लो इसको हमने शरारत करके इसको ऐसे कर दिया। तो ये कोण बदलता है और भुजा बदलती है। कोण कम या ज़्यादा होगा और भुजा कम या ज़्यादा होगा। तो शरारत कैसे होगा? शरारत होगा चतुर्भुज को किसके आधार पर? भुजाओं और कोणों के आधार पर विशेष नाम दिया जाता है। चतुर्भुज में कोण बदला और भुजा कुछ इधर उधर किए तो उसका नाम बदल जाएगा चतुर्भुज का। तुम कहो कैसे, मतलब समझे नहीं, हम उसी समझाएंगे, हम उसी समझाएंगे। समांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। क्या खास बात है समांतर चतुर्भुज का? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ध्यान समझना, एक चतुर्भुज बना रहे हैं हम, ध्यान देखना तुमने किसको और बताना जहां ना समझ में आए। चतुर्भुज ऐसा है, ए बी और सी डी, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ए बी सी और डी चतुर्भुज। ध्यान से देखो, इसमें हमने जो खास बात बनाया है वो मैं लिख रहा हूं। क्या खास बात बनाया बच्चों? ये बनाया है कि ए बी भुजा सी डी के समांतर है। ए बी भुजा किसके समांतर है? सी डी के। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है समांतर का मतलब क्या होता है, तो ये समझ लो, ए बी सी डी के समांतर मतलब ए बी को चाहे जितना बढ़ाओ, सी डी को चाहे जितना बढ़ाओ, उसके बीच की दूरी उतनी ही रहेगी, उसकी बीच की दूरी उतनी ही रहेगी। कभी ए बी और सी डी आपस में जाकर कहीं कट नहीं करेंगे। ए बी और सी डी कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। ये दोनों भुजाएं समांतर है। मालूम बच्चों क्यों? क्योंकि इनको चाहे जितना बढ़ाओ, 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 चाहे जितना बढ़ाओ, चाहे जितना बढ़ाओ, बोर्ड के उस पार ले जाओ, चाहे जहां ले जाओ, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी, कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बीच की दूरियां बराबर बनी रहेंगी। बीच की दूरियां क्या बनी रहेंगी? बराबर। सीढ़ी देखे हो ना, सीढ़ी की भुजाएं समांतर होती हैं। सीढ़ी भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, क्योंकि सीढ़ी के एक बांस को मानो अनंत बहुत दूर तक जा रहा है, सीढ़ी दूसरे बांस को मानो बहुत दूर तक जा रहा है, तो क्या सीढ़ी के दोनों बांस ऐसे जाके मिल जाएंगी क्या? कभी नहीं मिलेंगी। सीढ़ी के दोनों बांसों के बीच दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर। जो डंडी काटी जाती है वो डंडी एक बराबर लेंथ लंबाई काटी जाती है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। तो ये ए बी और सी डी क्या है? दूसरे के समांतर हैं, और समांतर चिन्ह ऐसे ये ए बी सी डी। पहली बात, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। यहाँ हो बच्चों, ए डी भी समांतर है किसके? बी सी के। ए डी को बढ़ाओ, बी सी को बढ़ाओ, कभी नहीं मिलेंगी, बीच की दूरी बराबर ही रहेंगी। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर। कौन समांतर हो बच्चों? आमने सामने की भुजा समांतर हो। ये इसके समांतर नहीं होगा, ये अपने सामने के समांतर होगा। ये किसके समांतर होगा? अपने सामने के। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। ऐसा और क्या हो जाए? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हो तो बात की बात है। समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं बराबर होती हैं, वो हम प्रमेय से प्रूफ करेंगे। लेकिन डेफिनेशन इज दिस, परिभाषा यही है, परिभाषा यही है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो। मतलब ए बी समांतर हो किसके? सी डी के। ये दो पाही खींचे हैं, समांतर का पाही है। तुम कहोगे ये क्यों पाही समांतर का है? क्योंकि समांतर ऐसे तो बनेगा ना। समांतर कैसे बनता है? समांतर ऐसे बनता है बच्चों, समांतर ऐसे बनता है। ये समांतर कहीं नहीं मिलेगी ना, कहीं नहीं मिलेगी ना। ये समांतर रेखा है कि नहीं है? अगर इसको छोटा कर दें हम तो समांतर का चिन्ह क्या होना चाहिए? ऐसे तो होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए समांतर चिन्ह। इसलिए हमने समांतर चिन्ह यहाँ बनाया है। किसका चिन्ह बनाया है? समांतर। ए बी किसके समांतर है? ए बी सी डी के समांतर है। ए बी किसके समांतर है? सी डी। और ए डी किसके समांतर है? बी सी। ए डी बी सी समांतर है। तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। अब तो देखो रंग रूप बदल रहे हैं हम। आयत बच्चों, अगला नाम आ गया आयत।
आयत देखो, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को, ये भी 4 भुजाएं हैं बच्चों, ABCD देख रहे हो ना, यहां भी 4 भुजा, लेकिन यहां खास बात क्या है, आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है। कहाँ लिखा है बराबर, समांतर चतुर्भुज, बराबर नहीं लिखा है हमने, बराबर हो जाएगा अलग बात है, लेकिन परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, जिसको सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन यहाँ ये तो आयत नाम दिया गया, किस आधार पर नाम दिया गया बच्चों, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहली खास बात, AB की लंबाई किसके बराबर होगी, CD के, और AD की लंबाई किसके बराबर होगी, BC के। पहली खास बात ये कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। और दूसरी खास बात, जितने कोण हैं, कोण बोलो, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये सब बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, 90 अंश के। किसके बराबर होंगे, इसका मतलब समझ लो, कोण A भी 90 अंश, कोण B भी 90 अंश, कोण C भी 90 अंश, और कोण D भी 90 अंश। तो आयत की परिभाषा क्या होगी, आयत किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यहां से इसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर, और सभी कोण 90 अंश के हों, और सभी कोण, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी कोण किसके बराबर हों, 90 में। सब आप ये भी 90, ये भी 90, आपस बराबर हो गए ना, सभी कोण किसके बराबर हो, 90 अंश। अगर नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से तो सबको लिख लो, सबको लिख लो, कोण A 90 अंश, कोण B 90 अंश, बचने के लिए लिखा जाता है कोण C 90 अंश, और अंतिम वाला है कोण D बराबर 90 अंश। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं भैया, ABC सब एक ही है तो, और सब कितना है, बराबर 90 अंश। इसी को या करके लिखते हैं बच्चों कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर, और कुल किसके बराबर हैं, कुल 90 90 90 90 90 है, कुल 90 90 90 अंश है। तो कोण ABCD क्या है, 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, बात सुना रहा है ना। तो आयत की परिभाषा क्या हो गई, आयत की परिभाषा हो गई कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और सभी कोण, प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, वो आयत कहलाता है। तो 4 भुजा इसमें, 4 भुजा इसमें, लेकिन इसमें कोण बदल गया, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर इसका दूसरा नाम हो गया। कोण के आधार पर यहाँ देखो 90 नहीं है, ये तो 90 से कम है, लेकिन 90 कैसे बनता है, ऐसे, ये तो कम है 90 से, ये तो ऐसे क्या है, कोण कम हो गया, कोण के आधार बदल गया। तो हम लोग दो चतुर्भुज पढ़ लिए, समांतर चतुर्भुज और आयत। परिभाषा याद रखना, समांतर चतुर्भुज कोई पूछे क्या बोलोगे, आमने सामने भुजा समांतर होती हैं, बस शांत। दूसरा, आयत पूछेंगे क्या बोलोगे, आमने सामने भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है, बस। आयत की इतनी खास बात। अब चलो, अब फिर कोई खुरापात करेंगे और नया नाम निकल के आएगा। अब बात को सम चतुर्भुज, क्या बात कर लें, एक आ रहा है सम चतुर्भुज, क्या आ रहा है, सम चतुर्भुज आ रहा है, नया नाम आ रहा है तीसरा, सम चतुर्भुज। कैसा भुज, सम मतलब समान। क्या खास बात होगी, देखो सम चतुर्भुज की क्या खास बात होगी, बड़ा ध्यान देना तुम लोग, एक खास बात होने वाली है, बहुत खास बात होने वाली, देखो बड़ा अच्छा खास बात होने वाली है, ध्यान देना। एक गजब की खास बात होने वाली है। कैसा खास बात होने वाली है, गजब की खास बात होने वाली है, ध्यान देना बच्चों। अभी देखो तो यहाँ पे एक चित्र पहले बनाया था मैंने, एक चित्र पहले भी बनाया था, अब कुछ ऐसा ही बना था, कुछ ऐसा ही बना था, ऐसा ही कुछ बना था। अब देखो यहाँ देखो, पहली खास बात क्या, आमने सामने की भुजा क्या हो समचतुर्भुज में, समांतर। AB किसके समांतर बोलो, DC के, याद रखना। कह दो उसमें भी समचतुर्भुज में भी वो समांतर चतुर्भुज में भी यही था, क्या था, समांतर में भी यही था। दूसरी खास बात, AD किसके समांतर, कह दो समांतर चतुर्भुज में भी यही था, लेकिन बस उसमें यही था। यहाँ एक चीज और जुड़ रहा है, दूसरी खास बात, सभी भुजाओं की लंबाई भी समान होगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सारी भुजाएं लंबाई में बराबर होंगी। ये जितने लंबाई है उतना लंबाई है, उतनी लंबाई है उतनी लंबाई, तब ये होगा सम चतुर्भुज।
समांतर तो है ही आमने सामने की। अब समचतुर्भुज की परिभाषा बदल रही है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कह दो भैया, समचतुर्भुज समांतर तो होगा ही, समांतर की बात तो है ही इसमें। उसमें एक बात और जुड़ जाती है, सभी भुजाओं की लंबाई भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। सभी भुजाओं की लंबाई भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। एक खास बात और जुड़ जाती है, एक खास बात और जुड़ जाती है। अब आ जाओ चौथा आ जाओ, चौथा आ जाओ, वर्ग। वर्ग बच्चों, वर्ग। यहां खास बात देखो, इसमें भी चारों भुजाएं चारों भुजा बराबर, इसमें भी चारों भुजा बराबर, वर्ग में भी इसमें भी चारों भुजा बराबर, इसमें भी चारों भुजा बराबर, लेकिन इसका नाम वर्ग, इसका नाम समचतुर्भुज क्यों? देखते हैं क्यों। पहली खास बात क्या होती है? प्रत्येक कोण 90 अंश, सभी भुजा बराबर। चलो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। कहोगे रे ये तो खास बात यहाँ भी था, काश ये भी आ जाता तो वर्ग को नाम मिटाकर हम समचतुर्भुज नाम रख देते, लेकिन ये नहीं आएगा, ये आएगा। लेकिन और देखो यहाँ पर दूसरी खास बात, प्रत्येक कोण 90 अंश। कोण ए कितना? कोण बी कितना? कोण सी कितना? और कोण डी कितना? ये लो, ये थोड़ा सा बदल गया, प्रत्येक कोण समकोण हो गया। यहाँ पैसा नहीं था, यहाँ चारों भुजा बराबर थी और आमने सामने भुजा समांतर थी। वहां चारों भुजा बराबर है लेकिन सभी कोण समकोण है। नाम बदल गया, कोण के आधार पर नाम बदल गया, भुजा के आधार पर नाम बदल गया। तो चतुर्भुज का नाम बदल जाएगा, किसके आधार पर? भुजाओं और कोणों के आधार पर विशेष नाम दिया जाएगा। तो कोई पूछो वर्ग किसे कहते हैं? कह दो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। यहीं से बोलो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। देख के बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? यहाँ देख के बोलना सीखो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो, सारी भुजाएं एक समान लंबाई की हो, सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो, समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये देख कर बोलना है, ये देख कर बोलना है, जो खास बात रखा गया है। केवल 2 चीज़ और बोलना है, 2 चीज़ और, 4 बात हो गई। 5वां और 6वां चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, 5वां और 6वां चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समलंब, समलंब 5वां है ये। कैसा? समलंब, एक अलग तरीके के आ रहा है, ध्यान देना बच्चों। ये लो, ए बी सी, इसके आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, समांतर नहीं है, लेकिन केवल एक आमने सामने की भुजा समांतर, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं है। दूसरा देखो, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, है तो मिल गया, मिल गया। और समांतर कैसे हो? समांतर होता तो कभी नहीं मिलता, समांतर होता तो कभी नहीं मिलता, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर? मिल गया। क्या हो गया यहाँ पर? मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना। तो ये और कौन समांतर है? ये समांतर है। बढ़ा के देखो, बढ़ाओ बढ़ाओ, कभी नहीं मिलेगा, सीढ़ी की तरह चल रहा है ना। तो सब में आमने सामने के दोनों आमने सामने 2 जोड़ी समांतर होता था। कितना जोड़ी समांतर होता था? 2 जोड़ी होता था। इसमें एक ही जोड़ी समांतर होगा और दूसरा वाला नहीं बनेगा समांतर। ये देखो, नया आकृति बना दिया, इसमें एक जोड़ी समांतर और अगला जोड़ी समांतर नहीं, एक जोड़ी समांतर अगला जोड़ी समांतर नहीं। तो कौन समांतर है बच्चों? पहली खास बात देखो कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ऐसा समचतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, अगला नहीं होता, दूसरा जोड़ी नहीं होता, और समांतर है। तो यहाँ पे ये समांतर मतलब ये जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी। ये समचतुर्भुज की ऊंचाई भी कहलाती है, इतने ऊंचा है समचतुर्भुज। इसको ये भी एच तो ये भी एच, ठीक है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों? इसका एक जोड़ी क्या हो? एक जोड़ी भुजा समांतर हो, बस एक जोड़ी, दूसरा जोड़ी ना हो, क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। अगली खास बात और बहुत अच्छी नाम है पतंग। अगले चतुर्भुज का नाम रखा है पतंग। अगले चतुर्भुज क्या नाम रखा है? पतंग। पतंग खूब उड़ाते हो? कोई पतंग को देखे? 4 भुजाओं से घिरी आकृति है। अंतः भाग को रंग देते हैं, कागज अंतः भाग में, कागज अंतः भाग में, और बाह भाग में केवल पुछिल्ला लगा देते हैं। वो पुछिल्ला जहाँ घूमता रहता है इसी से ना, वो बाह भाग में है।
अंतभाग में कुल ऐसे ऐसे है, अंतभाग में विकर्ण पड़ा हुआ है। विकर्ण, एक विकर्ण ऐसे ऐसे, एक विकर्ण ऐसे ऐसे, टेढ़ा कर दिए विकर्ण को। विकर्ण को टेढ़ा, सरल नहीं, ऐसे टेढ़ा कर दिए विकर्ण को। तो बच्चों पतंग, पतंग देखो, पतंग वास्तविक पतंग वही होगा, वास्तविक पतंग वही होगा, ये है पतंग। क्या है ये? पतंग। अच्छा, क्या खास बात है पतंग की? ए बी सी डी। पतंग, पतंग जिसकी दो आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं बताए थे ना, आसन्न भुजाएं बताए थे ना। देखो इसमें ये भुजा, आसन्न भुजा बताए थे ना, ये ए बी और आसन कौन है? ए बी और डी सी। आसन भुजा हो गया, ए बी और डी सी। कैसे भुजा हो गई? आसन भुजा, सही है, आसन भुजा हो गई। तो आसन भुजा कैसे बताएगा तुमको? आसन भुजा कैसे बताया गया था? क्या परिभाषा था आसन भुजा की? आसन भुजा की क्या परिभाषा बताए थे हम? सोच बताओ जल्दी से, तुरंत पीछे देखो। आसन भुजा किसे बताए थे हम? सी और डी में उभयनिष्ठ भुजा ए डी सी डी, आसन्न कोण और संलग्न भुजा जो परस्पर लगे हुए हों, परस्पर लगे हुए हों। तो ये परस्पर लगे हैं ना, तो ये आसन्न भुजाएं, ये आसन भुजा हुआ। तो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। अगर एक आसन भुजा एडी ले रहे हो तो एडी किसके बराबर होगा बताओ? डीसी के, ये इसके बराबर, ठीक है। और ए बी किसके बराबर? बीसी के बराबर। तो आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? बराबर भुजा। तो ऐसी आकृति को ए बी बी सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? बी सी के। ए बी बी सी बराबर है। और ए डी किसके बराबर है? डी सी के। लेकिन याद रखना बच्चों, ए बी की लंबाई कभी अब आसन्न भुजा, तुम कहोगे सर ए बी और ए डी भी तो आसन्न है, क्या है? गड़बड़ा जाएगा भी। तुम कोई बच्चा तुमसे कह देगा सर आपने आसन्न कहा, एडी के साथ आसन, आप एडी के साथ आपने आसन किसको कहा? डीसी कहा। एडी के साथ आसन ये भी तो है, ए बी है। कदों की दो आसन युग्म होते हैं, कितने होते हैं? दो। ए बी के साथ आएगा डीसी और ए बी के साथ आएगा, तो ये बता दो। देखो भैया, एडी अगर डीसी बराबर हो गया तो एडी ए बी बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? एडी जो है वो अपने एक आसन युग्म बन गया ना, तो एडी अब इसके बराबर नहीं होगा। अब कोई कहेगा बीसी, ये आपने कहा सीडी का आसन डीए है, आसन है, सटे हुए हैं, तो सीडी से भी सटा है। कद तो सीटी डी एक बराबर हो चुका है, तो सीडी सीबी बराबर नहीं होगा। तो बताओ सीडी किसके बराबर नहीं होगा? सीडी सीबी के बराबर नहीं होगा। एक बार एडी इसके बराबर हो गया तो एडी दूसरे वाले बराबर नहीं होगा। एक बार सीडी इसके बराबर हो गया तो सीडी इसके बराबर नहीं होगा। एक बार ए बी इसके बराबर हो गया तो ए बी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी आसन इससे सटा हुआ ये भी है और इससे सटा हुआ ये भी है। जब ये इसके बराबर हो गया तो इसके नहीं होगा, इसके नहीं। अगर ये देखो, अब ए बी सटा हुआ ये भी है और ए बी सटा हुआ ये भी है, लेकिन ए बी जब इसके बराबर हो गया तो ए बी इसके नहीं होगा। बीसी जब इसके बराबर हो गया तो बीसी इसके नहीं होगा, क्योंकि आसन्न का दो युग्म होता है, ये इसके साथ भी आसन्न और ये इसके साथ भी आसन्न। एक युग्म बराबर हो गया तो दूसरे के साथ बराबर नहीं होगा। तो आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है। कितना युग्म बराबर होता है? एक युग्म बराबर होता है। ये पूरी बातें चतुर्भुज में आज हमने पढ़ा, पूरी बातें चतुर्भुज में आज हमने पढ़ा। इतनी ढेर सारी बातें हो गई। इसको लिखना है एक कॉपी में, और कॉपी पे लिखने के बाद इसको पूरा वीडियो को फिर से देखना है, और उसके बाद देखने के बाद किताब से कॉपी से फिर से पढ़ना जो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जाना समझ तुरंत वीडियो फिर देखो और उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। इस चैप्टर के आधार पर अभ्यास 10A पूरा का पूरा होमवर्क में है। अभ्यास 10A पूरा का पूरा होमवर्क में है। बोलो थैंक यू सर।